आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो ये दर्शाती है कि जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं से जरूर आती है और पूरे आंगन को रोशन कर देती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की वो किरण हम सबको दिखाई दे रही है। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट, लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध, हर मंच से बार बार, इस मंच से तो कई बार करते रहे। हमारी क्या आपत्तियां थी? हमारी आपत्तियां बहुत स्पष्ट थी कि यह अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी, उनको क्या लाभ दिया जाएगा? ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है, नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। इकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई है। अब जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं। ये जानने का हक हम सबको है। या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। 95% यानी कि 5,200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम ये मांग दोहराते हैं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे जिससे कि जनता को यह मालूम पड़े किसने कितना पैसा किसको दिया। आपको याद होगा कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी, ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा ना हो, कोई बहस ना हो और सीधा पारित हो जाए। आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सरकार। यह डर हमारा जायज है। इस डर को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारी मांग है, यह सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं। मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सब ने अपने अपने स्तर पे, जिनके जमीर जिंदा हैं, उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, यह हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार, मैं कहूं, बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब
मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है, जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। यह आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जागी है। आपके सवाल। बिल्कुल देना चाहिए, यही मांग हम बार बार करते आए हैं। हमने तो कहा था कि एसबीआई सार्वजनिक क्यों नहीं करता। ये जो जानकारी होती है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, आपको हैरानी होगी कि वो जानकारी रूलिंग पार्टी को जरूर मिल जाती है। तो बताइए, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? और जब रूलिंग पार्टी को ये पता चलेगा कि संजीव ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया है, तो क्या संजीव की जान माल सुरक्षित रह सकता है? क्या यह व्यापार फिर भी कर सकेगा? यही हमारी आपत्ति थी। आप सार्वजनिक करिए, पूरी जानकारी करिए कि 5200 करोड़ किसने दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसकी एवज में उन कंपनीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या उपकार किए उन कंपनीज पर, उनको क्या क्या लाभ पहुंचाए। दिस इज आवर क्वेश्चन। व्हाट इज द क्विड प्रो को? हाउ कैन 95% of the proceeds of electoral bonds go to one political party, which is the ruling party? Therefore, our question is, in lieu of that money, have you sold, have you given coal mines to those companies? Have you allowed those companies to operate airports? What is the quid pro quo? This is our question. पहले की व्यवस्था में कंपनियों को अपने 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% अंश वो राजनीतिक डोनेशंस में दे सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये व्यवस्था हटा दी गई। अब अगर कोई कंपनी किताबों में 1 रुपया प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से 100 करोड़ किसी पार्टी को चंदा दे देती है, तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। हम तो यही मान लेंगे कि साहब इस कंपनी का 1 रुपया प्रॉफिट है, या हो सकता है 1 रुपया लॉस है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि शेल कंपनीज के माध्यम से काला धन सफेद होता है, घूमकर विदेशों से कई देशों का दौरा करते हुए वो पैसा आता है, और 7 सितारा कार्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी का यहां से कुछ किलोमीटर दूर बन जाता है। ना केवल यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक 7 स्टार ऑफिस बन जाता है, इस देश के हर जिले में एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं। ना केवल एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं, एक अपंजीकृत संगठन के भी भवन बन रहे होते हैं हर जिले में। यह इसका नतीजा निकला। तो पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अंतर क्या है? पहले 7.5% का एक कैप था, कि एक सीमा थी। पहले मालूम रहता था कि किसने किसको कितना दिया। आज वो सीमा हटा दी गई। आज 2019 से, खास तौर पे 17 से लगातार ऐसी व्यवस्था आ गई, हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मालूम रहता है। नहीं, this is the most important. I am sorry, please. We owe it to the democracy of this country to please focus on this. Sir, while you are attacking BJP, a significant chunk of Congress's donation also comes through electoral bonds. Like if you see the 2022 audit report, about 2/3 of the donations. 95%, my dear friend, goes to the ruling party of India. And you are interested in the remaining 5%, how much of it came to the Congress party? Well, we have been demanding that this scheme be very transparent. Let
the people of India know, because it's their right to know, how much money has been given by whom to which political party. So if we had something to hide, I'm sorry, we wouldn't have been the first and the only party to be demanding this transparency. And we again reiterate our demand that the SBI should make every single penny which came to any political party public. क्योंकि इस सरकार की आदत है, इस सरकार ने इतना महत्वपूर्ण कानून मनी बिल के जरिए पिछले दरवाजे से इस देश में लेकर आई, और कोई पहली बार नहीं होगा कि अध्यादेश लाएगी। हर बार इस सरकार की आदत है कि अध्यादेश के रास्ते से जाकर कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए हम ये मांग भी अपनी सार्वजनिक कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाता हुआ भ्रष्टाचार का मामला है। ये उनके बगैर कुछ पत्ते भी नहीं हिलते इस शहर के, क्या इस देश के, और सुना आजकल विदेशों के भी। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार पे आज एक जो हम लोगों का लगातार एक स्टैंड रहा है, उस पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगा दी है। आज के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी और रास्ते से, खिड़की, रोशनदान, पिछले दरवाजे से नहीं आने चाहिए इस देश में, और अभी तक की सारी जानकारी एसबीआई को, चुनाव आयोग के सामने रखनी चाहिए और उसको सार्वजनिक करना चाहिए। देश के हर नागरिक को यह जानने का हक है। पूछिए, अभी बहुत सवाल हो सकते हैं, मेरे दिमाग में बहुत सवाल हैं। नहीं, आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए। इसी पर ना? हाँ। वो कह रहे हैं कि जब पहले पैसा मिलता था तो क्विड प्रो क्वो की बात तो पहले भी होनी चाहिए थी, जब पहले आपकी सरकार थी। पहले कोई ऐसी कंपनी जो 1 रुपये का प्रॉफिट दिखाए और 100 करोड़ दे दे, ये संभव नहीं हो सकता था। शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी 10 शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुपचाप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले। किस किस को मालूम है? एसबीआई और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है। जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अडानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं। भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कह ही दिया सब कुछ, और जो हम पिछले 6 साल से मांग कर रहे थे, आज उस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। हमारी तमाम आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। तो हम तो आज प्रसन्नचित होकर फिर से अपनी मांग भी दोहरा रहे हैं कि सार्वजनिक किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही कहा कि सार्वजनिक किया जाए सारे आंकड़े। जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करते हुए इसको 3 चीजें बोला। एक कंपनी एक्ट का उल्लंघन है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन का है, और तीसरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है। आपको लगता है कि 2019 से लेके और अभी तक, क्योंकि 2018 में आया और अप्रैल 2019 से लेके अभी तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिए गए, वो गैर संवैधानिक तरीके से, अगर ये बॉन्ड ही रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो सारी राशि जो है उसको कॉन्फिस्केट किया जाना चाहिए? भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है। अब हम इंतजार कर रहे हैं सरकार क्या जवाब देती है, क्या बोलती है, क्या स्टैंड लेती है, अध्यादेश लाती है या इस ऑर्डर को अक्षरशः फॉलो करती है, उसका पालन करती है। नहीं तो माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड सुना था आपने, माय नेम इज बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड भी अब आपने सुना है। आपको लगता है कि कांग्रेस विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने में कोई मदद मिलेगी इस फैसले? बिल्कुल, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, ये वन साइडेड थी, एक तरफा थी, एक अनहोली अलायंस बन चुका था शेल कंपनीज का, दोस्तों का और सत्तारूढ़ दल का। इस मिलीभगत में
न आपको कुछ जानकारी मिलती थी एज अ वोटर, न हमें एज ऑपोजिशन लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती थी। जो उद्योग घराने हैं वो हमें देने से भी डरते थे कि उन्हें मालूम है सीधा शहंशाह को मालूम पड़ जाएगा, और शहंशाह को मालूम पड़ जाए तो फिर क्या होगा वो आप जानते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का अंत 2017 में ये शुरू हुआ, 18-19 में लागू हुआ, और अब जाकर फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द हुआ। सवाल है, लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आपको लगता है कि जब चुनाव होंगे तो इस फैसले की कहीं ना कहीं जो बड़ी पहल है उससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष की पार्टियों को मजबूती मिलेगी? अगर ये चीज सामने आती लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, आवश्यक है। एक वोटर का ये जानने का अधिकार है कि उसके देश के राजनीतिक दलों के पास पैसा कहां से आ रहा है, उस पैसे का स्रोत क्या है, कितना पैसा दिया गया, क्यों दिया गया, यह जानने का हक है, और राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि लोगों को ये जानकारी दें। I think this is something so serious that heads should roll. Who is behind this scheme which covers all tracks, which ensures a totally opaque system of political funding? The accountability must be fixed. The country should know who is behind this corruption. And we all know who is behind this corruption. और ये चुनावी चंदे की बात करें तो बीजेपी हमेशा आपसे आगे रही है। यहाँ तक कि 2014 का चुनाव मुझे याद है, अगर आंकड़ा अगर आप बताएंगे कि आपसे डबल चंदा उनको मिला था चुनावी चंदा। तो पहले आप लोग नकेल अपनी सरकार के दौरान क्यों नहीं कसा आप लोगों ने? पैसा कहाँ से आता है बीजेपी को? नहीं, देखिए, अलग अलग समय पर हमारी सरकारों ने, हमारी पार्टी ने कोशिश पूरी की कि जितना हो सके पारदर्शी बने यह सिस्टम, यह व्यवस्था। और कोई भी व्यवस्था धीरे धीरे परिपक्व होती है, धीरे धीरे पूरी तरह से एक ऐसे स्तर पर पहुंचती जहां आप कह सकते हैं हाँ साहब ये व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल सकती है और बिल्कुल सही है। समय लगता है उसमें, लेकिन अचानक 2014 के बाद इस देश में एक ऐसी सरकार आई जो किसी भी व्यवस्था की यात्रा में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया कि नहीं साहब अब तो सब कुछ पर्दे के पीछे होगा। मुझे याद है राज्यसभा में जब मनी बिल स्वर्गीय श्री अरुण जेटली उसको डिफेंड कर रहे थे, तो द वे ही इंटेलेक्चुअलाइज्ड इट, उसका ऐसा बौद्धिकरण किया उन्होंने कि हमें बहुत सोचना पड़ा इसका कैसे जवाब दें। आज समझ में आता है कि उसका बौद्धिकरण किया ही इसीलिए गया था कि हम और आप ज्यादा सवाल ना उठा पाए, हम और आप इसको, क्योंकि इतना बौद्धिकरण हो गया हम इसको स्वीकार कर लें कि अरे साहब इतना इंटेलिजेंटली बोला गया तो सही होगा। लेकिन नहीं, उसके पीछे एक अपारदर्शी योजना थी। अगर वो अपारदर्शी नहीं होती, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना आत्मविश्वास था, तो उसको मनी बिल की हैसियत क्यों दी गई, का दर्जा क्यों दिया गया, उस रास्ते से क्यों लाया गया, क्यों नहीं उस पर चर्चा होने दी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। It's never too late to defend and to protect democracy. It's never too late. अब मैंने उनको तो डांटते हुए बोल दिया, वो क्या कहेंगी फिर मुझे? चलिए पूछिए। Sir, एक सवाल है, there's a video that's going viral in which the farmer leader is saying that मोदी का ग्राफ नीचे लाना है, इसलिए हम farmer अब क्या वो फार्मर अपना मंशा राजनीतिक लीनिंग्स नहीं बता सकता? क्या वो नहीं बोल सकता कि मैं इस देश में अलग तरह की राजनीति चाहता हूं? किसान बोल दे कि मुझे मोदी को हराना है तो वो देशद्रोही हो गया? कमाल है साहब। 2014 में तो आप में से कई लोग बोलते थे कि हमें कांग्रेस को हराना है, तो हमने तो आपको देशद्रोही नहीं कहा था। उसमें क्या हो गया? किसान का हक नहीं है क्या? वो वोटर नहीं है क्या? मोदी जी को वोट दे तो वो हिंदुस्तानी है, देश प्रेमी है, देशभक्त है। मोदी जी के खिलाफ बोले तो वो देशद्रोही है। ये किस तरह की व्यवस्था ला रहे हैं साहब? तो करना चाहते हैं लोग, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही आर्टिफिशियल ढंग से ऊंचा किया गया है बॉट्स के माध्यम से। सोशल मीडिया में किस तरह से इस ग्राफ को ऊंचा रखा जाता है हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हम भी देख रहे हैं, कौन क्या क्या कितना कितना कर रहा है। वक्त आने दीजिए, कई लोग तिहाड़ में होंगे। सुन लीजिए ये ग्राफ कैसे ऊपर रखा जाता है, अब आप सुन लीजिए, क्योंकि उसमें आप सब भी भागीदार हैं, आपके जो मालिक हैं वो भी भागीदार हैं। कैसे उन पर दबाव होता है, उन पर किस तरह की व्यवस्था होती है, आपस में किस तरह की लेन देन होती है कि वो ग्राफ ऊपर रखा जाए। कौन है हिरेन जोशी? मैं फिर पूछता हूं, क्यों आप लोगों को एसएमएस भेजते हैं, वो क्यों व्हाट्सएप मैसेज आते हैं आपके एडिटर्स के पास हिरेन जोशी के? ये ग्राफ ऊपर ऐसे रखा जाता है। तो अगर कोई इस ग्राफ को सही मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है नीचे लाने के लिए, तो क्या गलत है? ये ग्राफ ऊपर ही रहेगा और आर्टिफिशियल ही रहेगा। क्यों? हेडलाइन मैनेज की जा रही है जिस देश में, वहां आप कहते हैं कि ग्राफ ऊपर क्यों नहीं रहना चाहिए। असल में क्या है, बाहर आकर देखें ना मोदी जी, बुलाएं किसानों को अपने घर पे, या जाएं किसानों से मिलने, जाएं बेरोजगार नौजवानों से मिलने। 1 घंटे में 2 बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको? कल आम आदमी पार्टी ने एक ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो 6 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को 1 सीटें वो देंगे। ये कल देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जिसको गठबंधन बनाना आता है, गठबंधन चलाना आता है, गठबंधन करना आता है। अब नई पार्टियों से अगर मैं और आप ये उम्मीद रखें कि वो भी उतनी ही परिपक्व होंगी, तो वो उनके प्रति आप गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। एक सेकंड। तो धीरे धीरे हर पार्टी को ये सीखना होगा कि गठबंधन का धर्म क्या होता है, और मैं उसमें उनको गलत नहीं ठहराता। पैदा होते ही हम दौड़ने थोड़ी चल पड़ते हैं, धीरे धीरे चलना सीखते हैं। पहले घुटनों के बल चलते हैं, फिर उठते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। तो अगर वो चलते चलते गिर जाएं, तो उनका हम अपना हाथ आगे बढ़ा के थाम के उनको उठाएंगे। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, अरे साहब आपने ऐसा क्यों बोल दिया। ठीक है, समय लगेगा, समझ बनने में समय लगता है। देखिए, इंडिया अलायंस है अभी। अब कोई जो निकलना चाहता है, जैसे एक पार्टी निकली, वो निकली। आज की तारीख में गठबंधन आपके सामने है, उसके सदस्य सब हैं। जब तक कोई अधिकृत घोषणा किसी एक तरफ से नहीं होती, तब तक गठबंधन है। चर्चा होगी इस पर भी, फिर उस पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको जरूर बताएंगे। रास्ते में किसानों से मिलने, उनको कहना आते हुए मिलने, जाते हुए मिलने, कभी मिलने, और हेलीकॉप्टर में ना जाएं, बाय रोड जाएं, ताकि कील हट जाए रास्ते से। मैं उसको, जब तक मैं तथ्यों से वाकिफ नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी से अलग हो गए, उनको पार्टी से निकाल दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं सीधा उन पर हमला बोलूं। जब तक तथ्य मेरे सामने नहीं होंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, तो हमारा उनसे आग्रह है, आते जाते किसानों से जरूर बात कर लीजिएगा। ये एक दिल का रिश्ता है, दिल का भी रिश्ता है और दर्द का भी रिश्ता है। जिन परिवार के सदस्यों ने, गांधी परिवार के सदस्यों ने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया, उनका जो योगदान इस देश की रचना में है, वो रायबरेली के लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से इस परिवार के लोग उस काबिल बने कि इस देश की इतनी सेवा अपने खून से कर पाए, ना केवल अपने पसीने से। बिल्कुल बना रहेगा। अब देखिए, इसमें ये एक भावुक पत्र है, ये एक भावनाओं का रिश्ता है रायबरेली के लोगों का और इस परिवार का, और कांग्रेस के एक सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो नेता हैं उनका। उसको आप अलग अलग कयास लगाएं, मुझे नहीं लगता कि वो उचित है। किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं, कांग्रेस का खड़ा किया हुआ आंदोलन है।
अभी मैंने आज सुबह एक ट्वीट किया था अटल जी का एक भाषण, किसान आंदोलन उस ज़माने में हमारे खिलाफ हुआ था और अटल जी ने बड़ा जोशीला भाषण दिया था कि हम लोग ज़रूरत पड़ी तो खुलकर इन किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। अटल जी देशद्रोही थे तो भारतीय जनता पार्टी करे तो रासलीला, ये कैसे कब तक चलेगा? कम से कम आप लोग तो तुरंत, ये जो भी साहब हैं जिन्होंने ये कहा है, उनको आप लोग खुद ही पूछ लिया करिए कि साहब जब आप अन्ना आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, जब विवेकानंद फाउंडेशन अन्ना आंदोलन को समर्थन कर रही थी, जब आरएसएस अन्ना आंदोलन के वक्त चूल्हे लगा लगा के खाना बांट रही थी बना बना के, हम सबके सामने हुआ था, आप भी रिपोर्टर थे, मैंने भी आपको देखा है वहां जी। तो फिर वो क्या था? देशद्रोह था। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में रक्त का संचार आंदोलनों से होता है, विपक्ष से होता है, विरोध से होता है। पल्लवी पटेल जो है कबीरा वाली की इंडिया अलायंस का हिस्सा है, दिल्ली में वो शामिल भी हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने विधानसभा चुनाव हराया था। वो उनकी अखिलेश यादव से नाराजगी हो गई है, खुलकर उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा देखिए भाई अखिलेश से नाराज है वो, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी, इससे क्या अखिलेश नाराज नहीं होंगे? नहीं, ये छोटी छोटी विवाद, छोटे छोटे मनमुटाव परिवारों में भी होते हैं, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण आप इसको कर दें कि ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा और फिर लाल किले पे ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा समय दीजिए, सही समय पर आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। ये मुद्दा है, ये मुद्दा बन चुका है, ना केवल पूरे विपक्ष के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सिब्बल साहब, ये मुद्दा इस देश के नागरिकों के लिए बन चुका है। हम तो अभी यहाँ से निकल कर सोच रहे हैं रालेगांव को फोन करें अन्ना जी को, साहब कहाँ हैं, आ जाइए। ये मुद्दा सिविल सोसाइटी के लिए है, ये मुद्दा मीडिया के लिए है, ये मुद्दा एक एक वोटर के लिए है, जिसको ये जानने का हक है कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना पैसा क्यों दिया। आप क्योंकि लेट आए इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। Which party got how much money from which company for what quid pro quo? It's a right of every single voter to know. And we are grateful to the Honorable Supreme Court and all the lawyers who fought to restore democracy in this country.